आप सभी को टेस्ट देना चाहिए और मैं आपको एग्जाम हॉल में जो टेस्ट देने में चैलेंजेस आप सभी को आते हैं उनको लेकर के यहां पर एक प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप सभी उन टेक्निक को सीख पाएं कि कैसे एग्जाम हॉल पे कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो कैसे उसे पढ़ें और कैसे उसे सॉल्व करें, किस टाइप के क्वेश्चन हमें छोड़ देने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन हमें स्किप कर देना चाहिए। मैं आप सभी को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। उसी उद्देश्य से ये टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। और साथ ही आप लोग स्वयं पूरी कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का अभ्यास करिए आयोग के प्रीवियस ईयर का, और जो आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं या कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत न्यूनतम शुल्क कर दी गई है, नाम मात्र के शुल्क में आप लोग टेस्ट सीरीज जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम टेस्ट पेपर यहां से लगाना शुरू करते हैं। मैं यहां पे आपको बताने का प्रयास ये करूंगा, मैं यहां पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए नहीं आया हूं आपको, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि वहां पे ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल पे, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे इसको एमसीक्यू सेशन की तरह मत लीजिएगा जैसा कि अदर संस्थान करते हैं। अदर संस्थानों में आमतौर पे वही एक भेड़ चाल होती है कि एक क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक तरीका और एक टेक्निक बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ कैसे देना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं ये चीज आप सीख पाओगे। तो ये मेरी एक पूरी सीरीज है, मेरी एक कोशिश है आपको टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम पे जाकर अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। तो उसी सीरीज के अंतर्गत ये अगला सेशन है। मेरे साथ ध्यान से रहिएगा, पूरे फोकस के साथ रहिएगा। मैं 10 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराऊंगा और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत निर्णायक होंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसका मतलब आयोग के लेवल के क्वेश्चन है, आईएएस, स्टेट, पीसीएस सभी को लेकर के। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन आपके ये आते हैं कि कई सारे कथन दिए होंगे और उन कथन को आपको बताना होगा कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। अभी यूपीएससी ने ट्रेंड बदलते हुए 1 युग में सही है, 2 युग में सही है, 3 युग में सही है, ऐसा भी कर दिया है। तो पहले एलिमिनेशन मेथड का भी इसमें यूज कर लेते हैं यदि इसमें 1 2 3 वाला आ जाता है, और यदि युग्म वाला आ जाता है तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आपका हट जाता है। तो ओवरऑल हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। यहां पे एक घटना दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में हुआ था। कह रहे ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि अब इस घटना के आपको मतलब एक टॉपिक है आपका, उस टॉपिक में आपके यहां पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, जिन 3 सेंटेंस के आधार पे जो है आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं प्रीलिम्स बहुत आसान इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन यदि आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने रखे होते हैं, बस आपको चुनना होता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला देखते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। बिल्कुल सही बात है। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 1930 में 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस मनाना प्रारंभ भी कर दिया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसीलिए फिर बाद में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। एक तथ्य है, फैक्ट है। यदि आपको तथ्य और फैक्ट नहीं पता होगा तो आप इसे गलत कर देंगे। तो ये वाला सेंटेंस तो सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखना जरूरी है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। जैसे नीचे यहां पे देखिएगा कथन सही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा फैक्ट कह रहा है इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा दिया। देखिए उग्रवादी और उदारवादियों का जो झगड़ा था ना, ये आपका लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। अब ये फैक्ट है, नहीं पता तो गलत कर डालोगे। 1916 की घटना है, अंबिकाचरण मजूमदार थे उसमें। इतिहास में क्वेश्चंस में ज्यादातर फैक्ट का क्लियरिटी होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगला कह रहा है, अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड लोग यूज करते हैं। जैसे मान लो एक तो यह है कि आपको पता है, अब इसमें देखिए दूसरा यदि गलत हो जाता है तो दूसरा यहां पे है तो दूसरा ऑलरेडी ये वाला गलत हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं, पहला तो सही हो गया है, पहला यहां पे ऑप्शन में भी है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी अब 2 में आ गए, 50-50 में कहानी आ गई। तीसरा कह रहा है इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों के मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो इसमें जो है ना 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को लेकर के यहां पे कोई वैसी बात नहीं थी, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पहला सही है।
ये क्वेश्चन देखा जाए तो तथ्यात्मक क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। डेटा यदि आपको पता है तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन निकल जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन को व्हाइट एरिया में रखता हूं और ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। और ये व्हाइट लेवल का क्वेश्चन है, ये लगभग बच्चों का आमतौर पर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है। चलिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका ये बहुत आता है। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन कथन कारण के आ गए। और कथन कारण के जब क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे इसको टफ बना देते हैं पेपर को कि बहुत टफ पेपर है, इतना कठिन आ गए, कथन कारण पूछ लिया, एमसीक्यू पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यदि आप अभ्यास नहीं किए हुए तो पेपर लेंदी हो जाता है। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जामिनर ने यदि क्वेश्चन को लेंदी बनाया ना तो वो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, वो आसान क्वेश्चन है, वो तो आपके दिमाग में लग रहा है। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कराऊंगा, तब आपको और आइडिया लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें कथन कारण में पहली बात तो पता होना चाहिए कि कथन सही है कि गलत है, पहले ये तय करना है। फिर कारण सही है या गलत है ये तय करना है, और फिर देखना है कि कैसे आंसर के साथ ये कारण जो है कथन से कोई जुड़ाव रखता है, कोई रिलेशन है कि नहीं है। तीन चीजें जाननी होती हैं, कथन सही है या गलत है, कथन सही है या गलत है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है। फिर कारण सही है या गलत है, ये दोनों चीजों को अजर्सन एंड रीजनिंग में देखना होता है। यदि ये दोनों सही है, मान लीजिए ये कंडीशन आती कि ये दोनों सही है, तो फिर इनका आपस में रिलेशन देखना होता है कि क्या कारण का रिलेशन कथन के साथ बन रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्ट पता है तो आप कर पाएंगे। आपको सिंपली मैं डेट बता देता हूं, आमतौर पे आपको पता भी होगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक तोड़ करके ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा की नीति अपनाई गई थी। 12 मार्च को यह आंदोलन चालू हुआ था आपका, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे। वहां पर नमक बनाया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ओवरऑल ये 1930 में ही स्टार्ट हुआ था। यह फैक्ट एक डेट है। यह क्वेश्चन भी आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। गांधी जी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। दरअसल देखो, यदि आंदोलन को आप थोड़ा सा गहराई से समझोगे ना, तो गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने, लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, और उसी में से नमक कर की बात भी की थी, नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की बात की थी, नमक पर टैक्स लगा दिया गया था तो उस टैक्स को हटाने की बात की थी, कि नमक पर गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो, और गरीबों को नमक मुफ्त कराने की भी बात थी कि गरीबों को नमक जो है मुफ्त उपलब्ध हो। लेकिन मुफ्त नहीं था, वो टैक्स फ्री था, ठीक है। यहां पे मुफ्त की जगह पे जो कर लगा दिया था वो कर रहित नमक उपलब्ध कराने की बात की थी। तो यहां पे जो मुफ्त लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, कर रहित यहां पे होता तो ये सही हो जाता कथन। तो देखिए, पहला वाला तो आपका अजर्सन सही है, ठीक है, कथन सही है। दूसरा कारण गलत हो गया। तो आमतौर पे इसमें देखिए कथन ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये आंसर सी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मामला था। ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको पता चल जाएगा तो आप कर ले जाओगे। सर मेरे पास ईडू तैयारी का बुक है, 67वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर उनसे प्रैक्टिस कर सकती हैं। कहीं से भी करिए, किसी भी जगह से करिए, पर प्रैक्टिस करिए। यदि आपके पास कोई सोर्स है ऑलरेडी जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर, तो आप कर लीजिए। मैं तो आपको एक विकल्प के तौर पे बता रहा हूं कि यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रॉपर टेस्ट आप लगाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ फुल लेंथ का, तो टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी ऐप जो है वहां पे सारे टेस्ट हमने अवेलेबल करा दिए हैं, उसके माध्यम से आप लगा सकते हो, ठीक है, और बहुत न्यूनतम शुल्क पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 1993 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनिमय का क्या कारण था? ये 1973 में आपको पता लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। और केवल, अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग जाएगा और आप में से बहुत सारे लोग के हाथ पांव भी फूलने लग जाएंगे। मैं क्वेश्चन पूरा निकाल देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये क्वेश्चन है पूरा, एक बार ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखो आप। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? ये है क्वेश्चन। अब बच्चों को क्या होता है कि यार ये 1.5 फुट का क्वेश्चन है, अब 1.5 फुट का मैं खुद हूं, तो ये क्वेश्चन को मैं कैसे करूं? आप इन क्वेश्चन से डरिए मत।
ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक बार बस इनको समझने की जरूरत होती है, एक बार अच्छे से पढ़ना इत्मीनान से। जब कभी भी बहुत लेंदी क्वेश्चन आए इसका मतलब वो बहुत आसान है। ऑलरेडी यदि आपने टॉपिक पढ़ रखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ मामला है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेकर के क्या थॉट प्रोसेस है, ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 1993 में विनिमय पद द्वारा जिला कलेक्टर की उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमय का क्या कारण था? अब ये पूछ रहा है, इसका जो ये पूरा एक ऊपर इन्होंने एक बात लिखी है कि भैया 1973 में जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां खत्म कर दी गई, तो इसका रीजन पूछ रहा है कि कारण बता दीजिए, कारण क्या है। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहते हुए बहुत अधिक बढ़ जाएगी। देखो, ये नहीं था राजस्व कलेक्शन। कोई भी शासन प्रशासन में आमतौर पे क्या होता है कि कभी भी कोई ये नहीं चाहता है कि भैया इसके पास काम कम हो जाए। आमतौर पे तो सब यही चाहते हैं कि काम जितना ज्यादा मिल जाए। अंग्रेज तो बिल्कुल यही चाहते थे। तो राजस्व प्रशासन की दक्षता के लिए उसने काम नहीं किया था, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथों में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का काम भारतीयों को सौंपा जाना चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सारे भारतीय ही जो है, वो समय अंग्रेज ही थे यहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट या डीसी के तौर पे थे, तो ज्यादातर मैक्सिमम अंग्रेज थे। भारतीयों को तो बहुत बाद में मौका मिलना चालू हुआ है। तो ये कथन भी गलत था। इस समय तो पूरे के पूरे आपके अंग्रेज ही यहाँ पे जिलाधिकारी के तौर पे, जिलाधीश के तौर पे होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार ध्यान समझना, अगला देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, जिला कलेक्टर के पास बहुत पावरफुल थी, बहुत शक्ति थी उस समय, न्यायिक पावर भी उसको दे रखी गई थी। तो कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए उसने शक्ति का पृथक्करण कर दिया, न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया गया। तो इसमें सी कथन इसका काफी हद तक सही है। डी देख लेते हैं। न्यायिक कार्य के लिए भारत पर गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। देखो, जिला कलेक्टर ऑलरेडी एक बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति होता था और उसके पास अच्छा खासा नॉलेज होता था, पूरा एक आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करके आता था। तो यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं थी, ठीक है, कानून के समझ की बात नहीं थी। दरअसल यहाँ पे बात सिर्फ इतनी थी कि वो डीसी को, जिला अधिकारी को बहुत पावरफुल नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए उसने जो है शक्तियों का जो है क्या किया, पृथक्करण किया, शक्तियों में से न्यायिक शक्ति खत्म कर दी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से निकल सकता है, इसमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, हाँ, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा पढ़ना है, रीडिंग पावर और ये सारी चीजों को लेकर के। मानसी शुक्ला जी कह रहे हैं सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो सकता था क्या? नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बी नहीं होता वो, क्योंकि वो दूसरा कथन गलत ही है। महात्मा गांधी जी मुफ्त उपलब्ध नहीं कराना चाहते थे, वो कर रहित की लड़ाई थी, फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जहां पर फैक्ट की बात है वहां पर आप कोई भी अपने तरफ से चीजों को नहीं सोच सकते। अब ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ये बहुत आते हैं आपके, ये भरे पड़े रहते हैं, आते नहीं आते मैच द फॉलोइंग, बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चों इनसे भी डर जाते हैं। ये पता होने चाहिए पहली बात तो, ठीक है। चलिए, 1973 का एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यदि आपको पता है इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए का 4 सही हो गया, तो यहाँ पे देखिए ए का 4 आपका बी में है, ए का 4 यहां से बहुत आसानी से आंसर निकल गया आपका। तो हर जगह पे नहीं होता, कई जगह पे अब आयोग खेलने लग गया है, आंसर बनाने वालों को बोल दिया भैया ऐसा मत करना कि एक ही से, लेकिन कुछ हो भी जाते हैं कि आसानी से आंसर निकल जाता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको सारे के सारे, है ना। लेकिन कोशिश एक बार करना जरूर कि एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लो आप, एक बार एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे हो जाएगा। 1909 का अधिनियम जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई थी, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि बी का 3 है। इसके बाद 1919 का अधिनियम जो है ये जो है आपका क्या करता है, 1919 का अधिनियम जो है द्वैध शासन का आरंभ कर देता है।
प्रांतों में द्वैत शासन चालू हो जाता है, डायरकी चालू हो जाता है 1919 के अधिनियम से। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत से प्रदेशों की स्वायत्तता का प्रावधान कर दिया जाता है। तो यदि आपको पता है तो आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, अन्यथा एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी या खगोलकी से कह सकते हैं, ब्लैक होल से पूरा का पूरा क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन देखो अगेन आ गया। अब डरना नहीं है किसी को, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। किस चीज का पेपर है खुशी मिश्रा जी आपका? देखो परेशान इसलिए कर रहे हैं ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो मैं टेस्ट सीरीज पे इतना बल दे रहा हूं ना कि यदि इन चीजों की प्रैक्टिस कर ली जाए तो इतना बड़ा है नहीं हुआ, ये पढ़ना चालू कर दें, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। तभी मैं कह रहा हूं इतने टेस्ट लगा के जाना है मेंस में, प्री में इतना टेस्ट लगाना है, मेंस के लिए भी करना है, मेंस में भी खूब लिख के जाना है। तो यदि पहले उस प्रेशर को झेल लो पढ़ने का, वो चीजों का, तो आपका काम बहुत बन जाएगा। बच्चे टेस्ट नहीं लगाते हैं और बस चाहे जितना कहते रहो, आपको जैसे ही मेरा सेशन समाप्त होगा एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बस ये वाली प्रॉब्लम है। ब्लैक होल्स एक ऐसा खगोल की अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। ब्लैक होल की बात हो रही है यहां पे, कह रहा ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं है। सही बात है भाई, ब्लैक होल नहीं देखा जा सकता है, यह बिल्कुल कथन सही है, दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। पहले बात तो है ही ब्लैक पूरी तरीके से, उसमें कोई प्रकाश का रिफ्लेक्शन थोड़ा ना होता है। उसमें प्रकाश, जैसे ब्लैक होल देखेंगे वो समझ ही नहीं आएगा ये ब्लैक होल है, क्योंकि वो प्रकाश को भी अपने अंदर बाहर नहीं जाने देता, अपना प्रकाश भी, वो प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट होने नहीं देता है, इतना ज्यादा घनत्व होता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना ज्यादा प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, यह भी कथन सही, कारण भी सही है। मतलब उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है इतना ज्यादा होता है, डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उसकी कि वो अपने प्रकाश को भी अपने बाहर नहीं जाने देता है। तो जब ऐसी बात है, अब देखिए कह क्या रहा है, कृष्ण छिद्र को आप देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश को रिफ्लेक्ट ही नहीं करने देता। वो क्यों नहीं करने देता? क्योंकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है। तो कारण जो है ना, कथन को क्या कर रहा है, रिलेशन है कथन और कारण का, कारण परिभाषित कर रहा है कथन को। तो इसका ए सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा, दोनों सही है। और आर ए को सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। वो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो प्रकाश को भी नहीं निकलने देता, और जब किसी चीज से प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा आप किसी चीज को देख नहीं सकते। आप अपने आंखों से नहीं किसी चीज को देखते, बल्कि जब हम किसी चीज पे कोई प्रकाश पड़ता है, अंधेरे में कोई चीज दिखती है क्या आपको? अंधेरे में कोई चीज दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। दरअसल कोई भी चीज होती है जब वो रिफ्लेक्ट करती है, उस पर प्रकाश पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करती है, तब आपकी आंखों को दिखाई देता है। अंधेरे में कोई चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं करती तो आपको दिखता नहीं। जो जो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे वो चीजें दिखेंगी। तो आप समझिएगा प्रकाश की उपस्थिति होनी आवश्यक होती है। अब यहां पे प्रकाश को ही इतना ज्यादा वो डेंसिटी होती है कि प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता है। कथन और कारण को लेकर यह है। क्लियर है सभी लोग? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है तो कर ले जाएंगे। कथन कारण के क्वेश्चन में डरना नहीं है। यह क्वेश्चन भी फिजिकल ज्योग्राफी से है या कहें आपदा प्रबंधन से। चक्रवात कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं? तो ये तो आपको चक्रवात क्यों आते हैं इसके लिए कई सारे जो कारक होते हैं विद्यमान, उन कारकों से जोड़ करके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला कह रहा है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी होती है। तो देखो चक्रवात के लिए क्या क्या जरूरी होता है? अधिक ताप जरूरी है, जहां पे टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। और इसीलिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो आपके 0 डिग्री से 10 डिग्री के पास आते हैं, मतलब 10 डिग्री के आसपास बहुत तेजी से वो चक्रवात बनते हैं आपके। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि 10 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ताप अधिक होगा, तो निश्चित तौर पे ज्यादा ताप होने से क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा, जल गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब जल गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर की वायु गर्म हो जाएगी। ठीक है, अधिक ताप से, देखो यहां पे मैं एक पूरा का पूरा रिलेशन आपको बता रहा हूं कि क्या रिलेशन यहां पे क्रिएट होगा। अधिक ताप से क्या होगा? जल गर्म हो जाएगा, जल गर्म हो जाएगा। जल गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा, है ना। ताप है तो ताप से जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो वायु,
आपकी वायु गर्म हो जाएगी, संपर्क वायु। संपर्क वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी तो क्या बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। और जब निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा तो क्या होगा आपका, निम्न दाब होने के कारण से यहां पर चक्रवात उत्पन्न होंगे। चक्रवात के लिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो यहां पे गर्मी तो एक कारण है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के पानी के रसायन में चक्रवात बनने के लिए सहायक होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की लंबी द्वीप चक्रवात चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है, ये भी कोई रीजन नहीं है। शंखोकार होने के कारण से बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं, ये भी एक रीजन नहीं है। वो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो जो उसमें काम करती है। इसका ए आंसर सही होगा, इसका ए आंसर सही होगा। अब इसका रीजनेबल आंसर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। रीजन आपको फिजिकल ज्योग्राफी यदि आपने पढ़ रखी है और उससे चीजें लेकर के कर रखे हैं तो आप कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए यदि नहीं आते तो, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका है प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा सही नहीं है। यहां पे शब्द लिखा हुआ है नहीं, शब्द सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। यहां पे लिखा पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी नया राष्ट्रपति मतलब कोई भी कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो कार्यकाल पूरा से पहले ही हम नया राष्ट्रपति अपना चुन लेते हैं, तो ये कथन तो सही है आपका, ये कथन सही है। दूसरा, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। जब पद ग्रहण होता है तो 5 वर्ष तक की अवधि है संविधान में। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पे बना रहता है, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। निर्वाचक मंडल अपूर्ण भी होगा। निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य आते हैं, विधानमंडल के सदस्य आते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, और जो आपके यूनियन टेरेटरीज हैं, दिल्ली है, पुदुचेरी है, वहां के मेंबर्स आते हैं विधानसभा के। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वो कम हो गई, सीटें हो गई तो भी स्थगित नहीं कर सकते हैं। इसमें से ये सही नहीं है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सही नहीं पूछा है तो इसका डी सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 56 पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल की बात की है, आर्टिकल 56 पढ़ लेना आप, ठीक है। आर्टिकल 56, आर्टिकल 54, इनसे आपका आंसर निकल जाएगा। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना चाहिए, व्हाइट लेवल क्वेश्चन है आपका। ये कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह फ्लोटिंग वनस्पति के रूप में है, ठीक है। स्वयं है आपका, अनूप है, अनूप होने के कारण से समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में, अब ये फैक्चुअल है, टू द पॉइंट है, पता है तो ठीक है। मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, अभी मणिपुर में फिर से हिंसा के आसार लग रहे हैं, मणिपुर की हालत फिर खराब हो रही है ना। मणिपुर अभी पिछले समय से काफी अशांत चल रहा है और भारत सरकार को चाहिए कि वहां पे शांति के लिए प्रयास करे। जो हालत हो गई है मणिपुर की वो अपने आप में बहुत ही गलत है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है। यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है, इस पार्क में जो पौधे होते हैं उन पौधों, अपघटित पौधे हैं इसमें, और इनका स्थानीय नाम है फुमडिस। यहां पे फुमडिस वनस्पति पाई जाती है, फुमडिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपघटित पौधे पाए जाते हैं जिनका स्थानीय नाम क्या है, फुमडिस, ये भी ध्यान रखिए। केबुल लामजाओ आसान क्वेश्चन होता है, करना चाहिए। यदि आप उसे छोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग करके आएंगे, जो आप छोड़ के आओगे वो करके आएंगे, ठीक है। ये आपकी फिर से मैच द फॉलोइंग विटामिन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और यहां पे आपके इनके क्या क्या वैज्ञानिक नाम है उस तौर पे। अब आपको पता है विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, यदि पता है तो अब इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कि A का 4 सही है। अब देखो A के 4 2 दे दिए, यहां पे एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, बाकी ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। विटामिन B1 का यदि पता है तो B2 का यदि पता है आपको, राइबोफ्लोविन है आपका, ये राइबोफ्लोविन, तो B का 3 सही है। तो B का 3 देखिए, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है,
यानी अब और थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, तो आप ये भरोसे में मत जाइएगा कि मतलब कुछ क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके आसानी से, सारे नहीं निकलते हैं आपके, ठीक है। विटामिन B6 आपका पैरिडॉक्सिन है, पैरिडॉक्सिन है, तो ये क्या हो जाएगा, C का 5 है ना, C का 5 है, तो C का यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो इसका आंसर B सही हो जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं आते हैं तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर गलती होती है बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अल्पकाल में, यहां पे आपातकाल नहीं, अल्पकाल में मतलब कम अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। तो आरबीआई भी पैसा देता है, यदि वाणिज्यिक बैंकों को पैसे की जरूरत होती है कम समय अवधि के लिए तो इसको हम रेपो रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो दर, क्या बोलते हैं, रेपो दर, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत है। तो ये टोटल, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, चर्चा में बना रहता है आपका, इसको रेपो दर भी घटती बढ़ती रहती है। तो ये आपका एक पूरा तरीका था कि क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे आपको करना चाहिए, पहले इत्मीनान से पढ़ना है और फिर रिकॉल करना है कि रिकॉल करने की कंडीशन है कि नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, मैंने आपको एक तरीका, एक मेथड बताने का प्रयास किया और ये मैं जारी रखूंगा, ठीक है। समय के साथ साथ बढ़िया से OMR को फिल करिए, OMR इसके बाद फिल करिए, चीजों को प्रैक्टिस करिए। आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज अभ्यास से सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी आप लोग की। हर संडे को टेस्ट सीरीज लगाइए, हर थर्सडे को टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी आपका खाली दिन हो उसमें टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। और जिनके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, सप्ताह में 2 टेस्ट, जिनके एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है, सप्ताह में 2 टेस्ट लगाइए, पर टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से एग्जाम वाले दिन का डर खत्म होता है, एग्जाम वाले दिन का भय खत्म होता है, ठीक है। अभी देखिए जितने भी टेस्ट हैं आपके सभी बहुत न्यूनतम शुल्क में कर दिए गए, ठीक है। तो आप टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोगों के लिए। टेस्ट ये वाला एप्लीकेशन है आपका, आप लोग जितने भी बच्चे हों, आप लोग कहीं से भी टेस्ट कर रहे हैं, पर एक बार ये टेस्ट सीरीज लगा के देखिएगा, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। टेस्ट सीरीज बाई आजाद एकेडमी, ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू टेस्ट सीरीज है 2024 के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। IAS की है, UPPCS की है, RO की है, BPSC की है, MPPSC की है, CGPSC की है, JPSC की है, RS की है। आप जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मात्र सिर्फ और सिर्फ 199 में टेस्ट सीरीज अभी आपके लिए की गई हैं, ठीक है। बाद में इनकी प्राइजेस अभी बहुत कम कर दिए, तो टेस्ट सीरीज जाइए ज्वाइन करिए सभी लोग। हाँ प्रीति जी कह रहे हैं सर, एक क्वेश्चन मेरा एक्चुअली एग्जाम में CSET के पेपर में पहले कंप्रीहेंशन करना चाहिए या मैथ के क्वेश्चन कर लेना चाहिए। देखिए जब कभी भी एग्जाम हॉल पे जाइए तो सबसे पहले आप पेपर में कोशिश ये करिए कि रीजनिंग से चालू करिए। यदि आपका रीजनिंग में अच्छा मतलब स्ट्रेंथ है तो रीजनिंग में, क्योंकि कंप्रीहेंशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, तो पहले सॉलिड सेक्शन, जैसे रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग से शुरुआत कर लीजिए। यदि आपका मैथ अच्छा है तो मैथ से शुरुआत कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मतलब अटकिएगा मत, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा मामला है। जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, उसको छोड़ दो, आप उसमें अटकना मत। 33% क्वालिफाइंग ही तो लाना है ना, तो पहले शुरुआत रीजनिंग से करो, मैथ से करो। यदि दोनों में से जितने क्वेश्चन बन जाए उन क्वेश्चन को पहले कर लो, ताकि ये हो जाए कि चलो यार मेरे सॉलिड जो है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद कंप्रीहेंशन पे आओ, कंप्रीहेंशन करो, ठीक है। पर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अब मान लो मैथ रीजनिंग से आपके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो अब आप स्विच कर जाओ कंप्रीहेंशन में। कंप्रीहेंशन से शुरुआत मत करना, ठीक है। फिर आपको मतलब कंप्रीहेंशन में टाइम लगेगा और फिर उसके चक्कर में मैथ रीजनिंग के लिए फिर आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो पहले मैथ रीजनिंग जरूर कर लेना, रीजनिंग से शुरुआत करो, रीजनिंग आमतौर पे बच्चों की सही रहती है। फिर मैथ करो, मैथ के बाद फिर स्विच कर जाओ कंप्रीहेंशन में, और इसके बाद जो क्वेश्चन बाद में टाइम बचता है, यदि आपके पास टाइम बच जाता है तो बाद में ट्राई करो जो क्वेश्चन और लग सकते हो, ठीक है। तो CSET में ये कर लेना आप। और किसी का कोई दिक्कत, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बढ़िया शानदार टेस्ट हैं आपके सारे।
और 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पर है। ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी फीस कम की गई है कुछ दिनों के लिए, 199 फीस की गई है आपके, ताकि आप लोग सभी लोग ज्वाइन करके अपना टेस्ट सीरीज यहाँ से ज्वाइन कर सके। तो सारे लोग टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाइएगा, जितने भी बच्चे आराम से जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आईएएस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, 70वीं बीपीएससी जो आपका है, एमपीपीएससी के लिए, आरओ के लिए, सबके लिए ज्वाइन करिए। टेस्ट टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरी है। यदि टाइम, फिर वहां पे तो टाइम उतना ही है ना आपका। मैं श्रीवा जडेजा जी कह सर मैथ में क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रोसेस करना चाहिए इसमें। मैं श्रीवा जी, यदि मैथ को लेकर आपको इतना दिक्कत है ना, तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व्ड पेपर उठाओ, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व्ड हों ऑलरेडी, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा। सॉल्व्ड पेपर आप आयोग के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्व्ड पेपर मंगवा लीजिए। सॉल्व्ड पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक होगी, ठीक है। अब वहां पे टेक्निक है यदि सॉल्व करने की, तो एक बार उन सारे तरीकों को समझने का प्रयास करिए। पहले उसके बेसिक्स और फंडामेंटल समझिए। जैसे लाइक मान लीजिए, मैं एक चीज आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जो कि आपका एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ा हुआ है, पहले उसके बेसिक समझ लीजिए बुक से। समझने के बाद प्रीवियस ईयर उठाइए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के होते हैं। नहीं तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो टीचर से भी समझ लीजिए। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, कि पहले आयोग का लेवल जरूर समझना। मान लीजिए टीचर ने क्या किया, आपको ऊपरी तौर पे पढ़ा दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वो सॉल्व्ड पेपर को कैसे लगाया गया, कैसे हल किया गया, उस पर काम होगा। अब यदि लग रहा है कि सर ऐसे भी नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको एक छोटी सलाह और देता हूं कि आप सी सेट का बैच ज्वाइन कर लो। यदि आपने सी सेट का बैच नहीं ज्वाइन किया तो सी सेट का बैच ज्वाइन कर लो। यदि आपको लग रहा है कि भाई ये दिक्कत आ रही है, मेरा मैथ सही नहीं हो रहा, तब भी तो वहां पे पास आसपास देखो कि कोई मैथ का टीचर है क्या ठीक ठाक, जो आपकी मैथ सही करा सके। इतनी मैथ सही करा दे जो आपको घर पे आके होम ट्यूशन दे पाए। कुछ ना कुछ आपको उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो मैथ क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यदि आपका फाउंडेशन नहीं रहा मैथ, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे उपाय निकाल लो और उनको टॉपिक बता दो सिलेक्टेड कि आपको ये टॉपिक तैयार करा दें, वो टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अन्यथा सी सेट के बैच में ऐश्वर्य सर ने सारा कुछ करवाया है, हर एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया है। आप एक बार वो बैच में जाओगे, टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे तो आपको पूरा सी सेट समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर सॉल्व्ड पेपर को करो, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, अभी से करो। देखो अभी से सी सेट पे काम करोगे तो अटकेगा नहीं, पर अभी से सीरियसली काम करना चालू कर दो। मुझे भरोसा है आप में से बहुत सारे बच्चे जीएस में बहुत शानदार हो चुके हैं, मेंस आंसर राइटिंग में बहुत शानदार हो चुके हैं। सी सेट में यदि आपने काम नहीं किया है तो काम करना चालू कर दो, ठीक है। स्टार्ट कर दो चीजों को, बाद में डिले मत करो। और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप से आपको टेस्ट सारे के सारे मिल जाएंगे। केवल टेस्ट सीरीज के लिए हमने डेडिकेटेड ऐप बनाया है। शानदार टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। और यदि कोई कोर्स आपको चाहिए, देखो अभी नए कोर्सेज आ चुके हैं, आपके ऑफिसर्स बैच आ चुका है आईएएस के लिए, और इसकी क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट होने वाली हैं। अभी टाइम है क्लास स्टार्ट होने में, ठीक है। आप एडमिशन चालू कर सकते हैं, ले सकते हैं। यूपीपीसीएस में प्रयाग बैच आ चुका है, नया बैच है। और बीपीएससी में आपका ज्ञान भूमि बैच आ चुका है, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लीजिएगा।